नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। कोरोना से जंग में सरकार से लेकर आम नागरिक तक हर कोई संघर्ष कर रहा है। सरकार लगातार लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रही है, तो वहीं जनता अस्पताल के बाहर धक्के खा रही है। दवाइयों की मारामारी तो कहीं ऑक्सीजन की कमी। लोग एक बार फिर से दहशत के साए में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और आपकी इस दहशत को थोड़ी सी राहत देने के लिए हम आए हैं रखने ख्याल आपका। बता दें कि कोरोना की महामारी के इस दौर में जितना लोगों को बचने की सलाह सरकार की तरफ से दी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों की तरफ से भी लापरवाही की जो है खबरें सामने आ रही हैं। लोग जो हैं बिना आवश्यक कार्यों के बाहर जा रहे हैं, जिन पर रोक लगाने के लिए सरकार की तरफ से कई जगहों पर लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके साथ ही कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू की भी खबरें सामने आई है। नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है ताकि साथ ही राज्य सरकारों की तरफ से कड़ी कोशिशें की जा रही हैं ताकि कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण रखा जा सके। कोरोना के बढ़ते आंकड़े देश भर से देखने को मिल रहे हैं, जो कि काफी चौंका देने वाले हैं। लगातार 5वें दिन जो कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है 3 लाख के पार बना हुआ है। कोरोना के संक्रमित मामलों में जो ये उछाल आया है, बता दें कि ये उछाल काफी चिंताजनक स्थिति पैदा कर देता है और ऐसी स्थिति में अस्पतालों की व्यवस्था जो है खस्ता होती जा रही है। बता दें ऑक्सीजन की कमी की वजह से ज्यादातर अस्पताल जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन किल्लत के कारण मरीज अपना दम तोड़ रहे हैं। तो वहीं कुछ लोग ऑक्सीजन की रिफिलिंग कराने के लिए ऑक्सीजन प्लांट के बाहर खड़े हैं। बता दें हाल ही में दिल्ली से खबर सामने आई कि दिल्ली में एक रात से लोग जो हैं ऑक्सीजन प्लांट के बाहर खड़े हैं, रिफिलिंग के लिए वहां पर मौजूद हैं सभी। इसके साथ साथ ऑक्सीजन के स्टोरेज और कालाबाजारी को लेकर भी खबरें सामने आने लगी हैं और वहीं इसी के साथ ही डॉक्टर्स की तरफ से भी यही लोगों से अपील की जा रही है कि सावधानी बरतें। इसके साथ ही अगर आप में कोरोना के माइल्ड सिम्टम्स हैं तो आप खुद को घर में ही आइसोलेट कर लें। होम आइसोलेशन में रहकर भी कोरोना से बचा जा सकता है। डॉक्टर्स की तरफ से आपको बता दें, एम्स के जो डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरिया की तरफ से ये जो बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, सही जानकारी और सही इलाज के साथ कोरोना से रोकथाम पॉसिबल है। आप होम आइसोलेशन में रहकर भी अपना उपचार कर सकते हैं। और वहीं जो लोग होम आइसोलेशन में रह रहे हैं उनका सबसे बड़ा साथी इस कोरोना काल में आयुर्वेदा को देखा गया है। आयुर्वेदा के वो नुस्खे जिन्हें हम कहीं भूल गए थे। रोजमर्रा की जिंदगी से आयुर्वेदा कहीं ना कहीं चला जा रहा था, गायब होता जा रहा था, लेकिन कोरोना के इस काल में लोगों का काफी बड़ा सहारा आयुर्वेदा बना है। आयुर्वेदा के काढ़ा और हल्दी के जो गुण हैं एक बार फिर से उन्होंने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर दिया। बता दें सभी लोग आयुर्वेदा का इस वक्त सहारा ले रहे हैं। तो वहीं वैक्सीन जो है, वैक्सीन लेने के लिए भी जनता से अपील की जा रही है सरकार की तरफ से, लेकिन जो समय सीमा तय की गई थी, जो उम्र की सीमा तय की गई थी, इसको देखते हुए जो लोग इस उम्र जो सीमा में फिट नहीं बैठते थे उन्हें आयुर्वेदा का सहारा लेना पड़ा। और आज आयुर्वेदा की इन्हीं कुछ क्वालिटीज के साथ बात करने के लिए और हमें बताने के लिए डॉक्टर उपेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर उपेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्या न्यूज पर। धन्यवाद। डॉक्टर उपेंद्र, आयुर्वेदा जो है सबसे बड़ा दोस्त बनकर उभर कर सामने आया है इस कोरोना के काल में, तो हम आप ही से जानना चाहेंगे कि आयुर्वेदा ने किस तरीके से जो है कोरोना काल में हमारी मदद की है। तो मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँ आयुर्वेद क्या चीज है। आयुर्वेद का एक सिद्धांत है, स्वस्थ स्वस्थ रक्षण और दूरस्थ विकार प्रथम है। स्वस्थ आदमी के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के रोगों का निदान करना, यह आयुर्वेद का सिद्धांत है, जो अपने आप में पूरी तरह फिट है। क्योंकि सबसे पहले स्वस्थ आदमी के स्वास्थ्य की रक्षा करना और फिर रोगी के रोग का निवारण करना, क्योंकि स्वस्थ आदमी रहेगा तो उसको कोरोना या कोई भी बीमारी जल्दी से नहीं आएगी। इसलिए इसमें पहले कहा जाता है आप इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाओ, ये इसका एक पार्ट है। फिर रोगी के रोग का निदान करना, इसमें जो पेशेंट होगा उसके लक्षण के आधार पर उसकी चिकित्सा करना। तो आयुर्वेद इसलिए इसमें बेनिफिट करता है, जो स्वस्थ आदमी है उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने में काम करता है और रोगी के रोग को निवारण करने में काम करता है। जी डॉक्टर उपेंद्र, इसके साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने कहा आयुर्वेदा वाकई काफी मददगार साबित हुआ है, लेकिन कोरोना के इस जो संक्रमण है इसमें लोगों को एकदम से हाई फीवर हो जाता है, तो क्या आयुर्वेदा में इसके लिए भी कोई उपाय है कि जिसको करने से फीवर से जो है बचा जा सके या फिर उसे कम किया जा सके? बहुत अच्छी मेडिसिन है आयुर्वेद में, जिसमें आप गिलोय का यूज कर सकते हो। अगर घरेलू नुस्खे चाहिए तो घरेलू नुस्खे में आप गिलोय का यूज करोगे, गिलोय से आपका फीवर भी कम होता है। ठीक है, आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं, आंवले का प्रयोग कर सकते हैं, अश्वगंधे का प्रयोग करते हैं। ये आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा, लेकिन साथ में फीवर भी कम करेगा।
आयुर्वेदिक की बहुत अच्छी अच्छी दवाई है। लेकिन ये कोई भी मेडिसिन अगर आप लोगे तो हाई फीवर ग्रेड को कम करने के लिए अपने डॉक्टर की सलाह के आधार पर जरूर लेना चाहिए। अपने आयुर्वेदिक प्राचार्य डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। जैसे माँ सुदर्शन गनवटी है, बहुत अच्छा काम करती है फीवर उतारने में जी। इसी तरह जबरकीर्ति रस है, बहुत अच्छा काम है, उसका भी फीवर बहुत जल्दी उतारते हैं जबरकीर्ति रस। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज कॉम्बिनेशन है आयुर्वेद में। अगर आप उसके आधार पर चलोगे तो आपका फीवर 2 दिन में 99% कम हो जाएगा। डॉक्टर उपेंद्र, मार्केट में भी काफी तरह के आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स जो हैं उपलब्ध हैं, ऐसे में सही प्रोडक्ट का चुनाव कैसे किया जा सके? देखो, इसके लिए तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, कौन सी कंपनी कैसी है, किस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है। इसके लिए हम ये रिकमेंड नहीं करते आप किस कंपनी की आप मेडिसिन ले। लेकिन आयुर्वेदिक के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी कंपनी है जिसमें बहुत, मतलब मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, वो तो एक फिर प्रचार का आ जाएगा, तो इसलिए मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा। प्रोडक्ट बहुत अच्छे है आयुर्वेद में। लेकिन कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं डॉक्टर जी जो देखे जा सकते हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर हम प्रोडक्ट ले सकते हैं मार्केट से। बस खुद आपको अवेयरनेस दिखानी पड़ेगी, आपको पता करना पड़ेगा, अपने डॉक्टर से बात करोगे वो बता पाएंगे। एक्चुअली ये फिर एक कंपनी के प्रचार के रूप में आ जाएगा ये। जी, इसके साथ ये भी जानना चाहेंगे कि आयुर्वेदा ने काफी मदद की है लोगों की, और इसके साथ साथ जो आयुर्वेदिक काढ़े हैं वो काफी मददगार और चमत्कारी साबित हुए हैं। तो आप से जानना चाहेंगे किसी ऐसे काढ़े के बारे में आप जो बता सकें जिसे लेने से, जिसका सेवन करने से इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। देखो, इसमें काढ़े की तो एक अलग वो है, इम्यूनिटी आपका सिस्टम बढ़ाएगा। इसमें आप अश्वगंधा ले सकते हो, गिलोय ले सकते हो। आपके घरेलू में भी आप काली मिर्च है, जैसे मतलब कि आप घरेलू अगर काढ़ा बनाना चाहेंगे तो उसमें 4 काली मिर्च रखे, 1 छोटी इलायची रखे, हल्दी मतलब कि आधा चम्मच हल्दी रखे। उसको अगर आप उबाल के सुबह शाम दोनों टाइम में लोगे तो उससे भी आपको काफी सहायता मिलेगी। अब वैसे एक वाता आता है, पेड़ होता है, वाता का एक पेड़ होता है, वाता लेबू, उसका मेडिसिन का नाम भी है, लेकिन वाता काला वाता आता है, उसका भी काढ़ा आप लोगे तो उससे भी आपके खांसी जुकाम में रिलीफ मिलता है। जी, और डॉक्टर उपेंद्र, खांसी की, जैसे कि आपने बात की खांसी जुकाम की, ये भी जो सिम्टम्स हैं कोरोना मरीजों में देखे जाते हैं, तो इसके लिए भाप लेना यानी स्टीम लेना जो है उपचार के तौर पर देखा गया है। तो स्टीम के लिए मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या पानी में क्या कुछ डाला जाए जिससे स्टीम ली जाए और वो ज्यादा प्रभावी हो सके? एक्चुअली मैं पहले थोड़ा ये बता दूं कोरोना आयुर्वेद के आधार पर क्या चीज है। कोरोना आयुर्वेद के आधार वात और कफजन्य बीमारी है। तो आयुर्वेद के आधार पे जो ये वसंत ऋतु चलती है, वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है। अब जो ऋतु चल रही है वो वसंत ऋतु चल रही है। वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है, इसलिए कफ वृद्धि की ज्यादा रहती है, इसलिए खांसी जुकाम का प्रकोप ज्यादा रहता है। जैसा आपने कहा इसको कम करने के लिए जाकर भाप का बताया था आपने, भाप में क्या चीज डाली जाए। इसमें आप यूकेलिप्टस के तेल की अगर भाप लोगे तो आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जी, इसके साथ आयुर्वेदा की तरफ से कई दावे किए गए हैं कोरोना काल में कि आयुर्वेदा जो है फॉलो करने से जो है कोरोना संक्रमण से बचा जा सकता है या कोरोना संक्रमण को हराया जा सकता है। आपसे जानना चाहेंगे ये दावे कितने हद तक सही है? ये 90 से 99% तक सच है। आयुर्वेदिक को अगर सही तरीके से फॉलो किया जाए, अगर हर पहले दिन में अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, अगर उसी टाइम पे आप आयुर्वेद में शिफ्ट हो जाते हैं, तो मतलब मैं ये नहीं कहूंगा आप एलोपैथिक को बंद करो या किसी पैथी को बंद करो। मैं सबकी पैथी की अपनी एक लिमिट होती है, उस लिमिट के आधार पर काम चलता है। आयुर्वेद में अगर आप स्टार्टिंग में लोगे तो वहां पर सबका समन हो जाएगा, तो आपकी 50% बीमारी तो वही कम हो जाएगी। तो डॉक्टर उपेंद्र, क्या एलोपैथी दवाइयां और आयुर्वेदिक दवाइयां एक साथ ली जा सकती हैं? हाँ जी, एक साथ ली जा सकती है, और 1 घंटे की डिफरेंस करना होगा आपस में एक दूसरे की पैथी में। जी, और इसके साथ साथ ये भी जानना चाहें डॉक्टर उपेंद्र कि काफी जो लोग हैं खुद को घर में आइसोलेट कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है आयुर्वेदा की तरफ से किस तरह का टाइम टेबल रहना चाहिए ताकि वो उसे फॉलो कर सकें और कोरोना काल से बच सकें या कोरोना संक्रमण से बच सके? एक तो दिनचर्या का पालन करना चाहिए जी। अगर आप दिनचर्या का, ऋतुचर्या का और रात्रिचर्या का अगर पालन करेंगे और साथ में ब्रह्मचर्या का भी पालन करोगे तो आप इन चीजों से काफी हद तक अपनी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा सकते हो। जी, और सैनिटाइजेशन की भी बात मैं आपसे करना चाहूंगा डॉक्टर उपेंद्र कि सैनिटाइजेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट माना गया है कि जो लोग होम आइसोलेशन में रह रहे हैं उनके कमरे को सैनिटाइज किया जाना चाहिए। तो क्या आयुर्वेदिक के खजाने में कुछ ऐसा भी है जिसको कमरे में रख देने की वजह से हवा प्यूरिफाई हो सके, कीटाणु मर सके या नेचुरल सैनिटाइजेशन का जो काम कर सके? इसमें कपूर बहुत अच्छा काम करता है जी। आप कपूर को आप उसको जला के इसके धुएं से भी आप वायरस को, बैक्टीरिया को मार सकते हैं। साथ में एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, नींबू को आधा कट करो, नींबू को आधा कट कर उसमें 5 लौंग उसके अंदर लगा के अगर उसको भी अपने रूम में रखोगे तो उससे भी वायरस और बैक्टीरिया आपके एक्सपायर होते हैं।
जी, तो मैं इसी के बारे में विस्तार से आपसे जानना चाहूंगी कि जो कपूर, जैसे कि आपने कहा कपूर को कमरे में रख सकते हैं, तो उसे कितने अंतरकाल में जो है बदलते रहना चाहिए या फिर जलाते रहना चाहिए, और जो नींबू का नुस्खा आपने बताया, इसे कब कब बदल देना चाहिए? नींबू का जो प्रयोग है वो आप 3 दिन के बाद बदल सकते हो जी। कपूर को आप सुबह शाम दो टाइम ले सकते हो। और एक इसमें गोकुल आता है, गोकुल की अगर आप धूम नहीं दोगे तो उससे भी आपके काफी अच्छा वो बैक्टीरिया वायरस एक्सपायर होते हैं। जी, और इसके साथ साथ डॉक्टर उपेंद्र ये भी जानना चाहेंगे, जो लोग होम आइसोलेशन में रह रहे हैं और उनके परिवार वाले जो हैं, उन्हें किस तरह की सतर्कता बरतने की जरूरत है, और वो आयुर्वेदिक कौन से ऐसे नुस्खे अपना सकते हैं ताकि वो भी बचे रहें इस संक्रमण से? देखो, आयुर्वेद में पहली तो चीज आपको घरेलू नुस्खों का, अगर आप मतलब कि अपने घर पे यूज करना चाहते हो तो आपके घरेलू नुस्खों का प्रयोग करे जाए। जैसे आप हल्दी की थोड़ी सी मात्रा अपनी सब्जी में, जैसे आप 1 चम्मच हल्दी डालते हो उसमें 1.5 चम्मच हल्दी डाल दो आप उसमें, ठीक है। आप इसमें सौंठ है, मिर्च है, पीपली है, कटु है, तिक्त कटु को 3 चीजें इसके अंदर होती है। ये एक रस होता है, इसके आधार पर अगर आप इन रस को प्रयोग करेंगे, 6 रस होते हैं, इनको प्रयोग करेंगे तो 50% बीमारी तो आपके पास वैसे ही नहीं आएगी। जी, और डॉक्टर उपेंद्र, क्योंकि सांस की जो तकलीफ है ये कोरोना मरीजों में काफी हद तक देखी जा रही है, जो नई लहर कोरोना की आई है उसमें सांस की तकलीफ सबसे ज्यादा है, तो आयुर्वेदा में ऐसा कौन सी चीज है जो इस्तेमाल की जा सकती है और इस तकलीफ से बचा जा सकता है? देखो, पहले हमारे शरीर के अंदर 5 प्रकार की वायु होती है, प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, अपान वायु, व्यान वायु। इन 5 वायु के अपने अपने काम होते हैं। जो हमारे सांस के साथ जो लंग्स में है वो हमारी प्राण है। हमें सबसे पहले हमें उसकी प्राण वायु की रक्षा करनी होगी। प्राण वायु की रक्षा करने के लिए सबसे पहले हमें फेफड़े मजबूत करने चाहिए अपने। अगर हमारे लंग्स फेफड़े मजबूत हो गए तो प्राण वायु आपको मतलब कि आपके जो लंग्स है, लंग्स पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके लिए आप च्यवनप्राश का प्रयोग कर सकते हो, आंवले का प्रयोग कर सकते हो, जिससे आपके लंग्स मजबूत हो। जी, डॉक्टर उपेंद्र, मैं जानना चाहूंगी कि आपने जिक्र कर ही दिया है तो जरा मात्रा भी बता दीजिए कि कितनी मात्रा में इसका सेवन किया जा सकता है? जो च्यवनप्राश जो है 5 ग्राम से लेकर 10 ग्राम तक है, वो बॉडी वेट के आधार पर उसका डोज सेट होगी। ठीक है, आप उसके आधार पर 5 से 10 ग्राम ले सकते हैं। वजन के आधार पर बच्चों को 2.5 ग्राम से 5 ग्राम के बीच में दी जा सकती है। जी, और इसके साथ ही जिस तरह के आयुर्वेदिक काढ़े जो होते हैं जो लोग सेवन कर रहे हैं, मैं जानना चाहूंगी कि इसकी भी क्या कुछ वो अवधि रहनी चाहिए कि कितने इंटरवल्स में इसको पीना चाहिए और फिर कितनी मात्रा में लेने चाहिए ये काढ़े? आयुर्वेद का जो काढ़ा है, कोई भी आप काढ़ा यूज करते हो उसको आप रेगुलर यूज मत करो, मतलब कि अति हर चीज की बुरी होती है। जी, अगर अति भी आप काढ़े की वजह करोगे तो उसमें क्या होगा, कफ का तो कम हो जाएगा लेकिन उधर भी तो बढ़ जाएगा आपका। अगर हमें सही मतलब कि आपको शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमें वात, पित्त, कफ 3 दोष होते हैं, इनको बैलेंस करना होगा। अगर हम इसको कफ को कम करने के लिए हम काढ़े का ज्यादा प्रयोग करेंगे तो कफ तो कम हो जाएगा, वहां पे पित्त बढ़ जाएगा, वहां पे पित्त की बीमारी आपको फिर बॉडी के अंदर आएगी। तो इसलिए हमें इसको मेंटेन करके लेकर चलना चाहिए। आपकी प्रकृति क्या है, आपकी विकृति क्या है, उसके आधार पर कोई भी, या आप काढ़ा ले रहे हो या कोई भी मेडिसिन ले रहे हो, उसके आधार पे ले अपने ये कौन बताएगा आपका, आयुर्वेदिक डॉक्टर वाले आपको बताएंगे आपकी प्रकृति क्या है, आपकी विकृति क्या है, तो उसके आधार पे इन काढ़ों का प्रयोग करना चाहिए। जी, और इसके अलावा खान पान की अगर बात की जाए डॉक्टर उपेंद्र, तो मैं जानना चाहूंगी कि इसके बारे में भी आप बताएं कि खान पान को किस तरीके से सही किया जा सकता है या खान पान में कैसे बदलाव करने की जरूरत है ताकि रिकवरी रेट जो है बढ़ सके? सबसे पहली चीज तो इस मौसम में हमें सुपाच्य भोजन करना चाहिए, जो जल्दी से हमारा डाइजेशन हो जाए। हमें जो गरिष्ठ भोजन है उनका अवॉइड करना चाहिए, जैसे आपका उड़द की दाल है, राजमा है, छोला है, चना है, इन चीजों से हमें बच के रहना चाहिए। उड़द ये थोड़े फ्राई जो खाना होता है, फूड होता है, उससे बच कर रहना चाहिए। तली हुई चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। जी, और इसके साथ डॉक्टर उपेंद्र ये भी जानना चाहेंगे, पानी कहते हैं कि पानी ज्यादा पीना चाहिए, तो क्या कितनी मात्रा में पानी पिया जा सकता है, खासकर जिन लोगों को पहले से ही किडनी की संबंधित कोई समस्या है या फिर शुगर की समस्या है जिन्हें, तो उन्हें किस तरीके से अपना टाइम टेबल रखना चाहिए खाने पीने को लेकर? शुगर की जो प्रॉब्लम है उसमें एक तो लंबे टाइम तक खाली पेट नहीं रहना चाहिए, उसको कुछ टाइम के बाद वो करना चाहिए, अपनी शुगर को मेंटेन करके रखना चाहिए। शुगर वाले के लिए पानी के लिए इंटेक आप कर सकते हो, मतलब 2 से 3 लीटर तक आप इंटेक कर सकते हो। और किडनी की प्रॉब्लम के लिए वो डॉक्टर जो भी आपको सलाह देगा उसके आधार पर पानी का इंटेक करना चाहिए किडनी के पेशेंट के लिए। जी, और इसके साथ साथ ये भी जानना चाहिए बच्चों में जो है इस बार एक कोरोना संक्रमण की जो नई लहर है बच्चों को सबसे ज्यादा निशाना बना रही है, युवाओं को निशाना बना रही है, तो उनके लिए क्या कुछ टिप्स रहेंगी डॉक्टर उपेंद्र? उनको एक तो योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए और खाली पेट, लंबे टाइम तक खाली पेट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, अपने मुंह को टच बिल्कुल नहीं करना चाहिए,
हाथ से अपने मास्क, अगर बाहर निकलो तो मास्क का प्रयोग जरूर करना चाहिए। बीच बीच में हाथ को साबुन से धोते रहना चाहिए, मुंह को भी आपको धोते रहना चाहिए। डॉक्टर उपेंद्र, जैसे कि आपने कुछ आसन और योगा की बात की, मैं जानना चाहूंगी कुछ ऐसे विशेष जो है प्राणायाम या फिर योग के आसन जो हैं वो भी आप दर्शकों को बताएं तो बेहतर होगा कि उन्हें भी मदद मिलेगी कि वो कर पाएंगे। वो एक तो अनुलोम विलोम बहुत अच्छा काम करेगा आपका, नाड़ी शोधन भी आपके इसमें काम करेगा। शवासन बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इसके चीज के, आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। जी, ठीक है। लेकिन तो जो लोग बुजुर्ग हैं, जी डॉक्टर उपेंद्र, बुजुर्ग शवासन बढ़िया आराम से कर सकते हैं, अनुलोम विलोम बड़े आराम से कर सकते हैं। जी, इसके अलावा क्या कुछ एक्सरसाइज है जो बुजुर्ग लोग कर सकते हैं? एक तो अपने घर के अंदर ही कम से कम 15 से 30 मिनट टहलना चाहिए। अभी बाहर के लिए तो मैं कहूंगा नहीं बताऊँ, क्योंकि वायरस काफी फैला हुआ है। अपने घर पे भी आप 5 से 10 मिनट तक जरूर टहलना चाहिए। और जो योगा आसानी से कर सकते हो वे योगा आपको करने चाहिए। जी, और इसके साथ बच्चों के लिए बात की जाए तो बच्चे क्या क्या आसन कर सकते हैं या किस तरह का खेल कूद कर सकते हैं वो, ताकि वो भी जल्दी रिकवर हो सकें जो लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं? एक घर पे सबसे आसान तरीका है, जैसे पहले हम स्कूलों में या कॉलेजों में पीटी होती थी जी, वो उस पीटी को आप घर पे कर सकते हैं। बच्चे बड़े आराम से उसको कर सकते हैं, उससे अपनी इम्यूनिटी भी बढ़ा सकते हैं, अपना स्टैमिना भी बढ़ा सकते हैं। वो पीटी बहुत अच्छी चीजें हमें बचपन में सिखाई जाती थी स्कूलों में, वो आप घर पे भी कर सकते हो। तो डॉक्टर उपेंद्र, जो लोग कोरोना संक्रमित हैं वो अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मैं ये जानना चाहूंगी क्या वो मास्क लगाकर एक्सरसाइज करें या फिर कमरा बंद करके किस तरीके से एक्सरसाइज करें, या खिड़की खोलकर कमरा बंद करके फिर वो एक्सरसाइज कर सकते हैं? खिड़की खोल के कमरा बंद करके एक्सरसाइज कर सकते हैं जी, उसमें मतलब कि एयर का इनटेक आउट मतलब अंदर बाहर होना बहुत जरूरी होता है जी, लेकिन ऐसे में एक खतरा ये भी बढ़ जाता है कि अगर खिड़की खोलकर वो इस तरह के व्यायाम कर रहे हैं, उनके जो पार्टिकल्स हैं मुंह के जरिए या नाक के जरिए बाहर वातावरण में जा रहे हैं, तो उससे उस पर क्या ध्यान देने की जरूरत है? उससे कैसे बचा जाए? कितनी दूर तक जाते हैं वो? मैक्सिमम 30 फुट तक है इनका एरिया, उसे आप सैनिटाइज कर सकते हो। खिड़की को पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। जी, तो इसके साथ साथ हम जानना चाहेंगे कुछ चुनिंदा व्यायाम आप बता दें एक बार फिर से दर्शकों के लिए। मैं युवाओं से शुरुआत करेंगे। युवाओं के लिए क्या कुछ विशेष व्यायाम है जो कर सकते हैं वो? युवाओं को कम से कम 5 से 10 मिनट तक वो जॉगिंग करनी चाहिए। हल्के एक ही जगह पर खड़े होकर कर सकते हैं आप इसको, ऐसे नहीं आपको पार्क में जाना जरूरी है। आप अपने घर पे एक ही जगह खड़े होकर 5 से 10 मिनट तक हल्की जॉगिंग कर सकते हैं। ठीक है, अनुलोम विलोम कर सकते हैं आप। योगा में आप हलासन कर सकते हो, सर्वांगासन कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह का आप शवासन आप कर सकते हो। अनुलोम विलोम का बहुत महत्व है इसमें। कपालभाति भी आप कर सकते हो, यंग एज में तो कपालभाति भी अच्छा काम करती है। जी, तो वहीं अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों के लिए आपने पीटी बताया, बुजुर्गों की बात की जाए तो बुजुर्गों के लिए आपने अनुलोम विलोम ही बताया है, इसके अलावा टहलना बताया है, और भी कोई ऐसी एक्सरसाइज है जो बुजुर्ग कर सकते हैं डॉक्टर उपेंद्र? हाँ, अपने रोटेट कर सकते हैं, हाथों को आगे पीछे की तरफ रोटेट कर सकते हैं, गर्दन को रोटेट कर सकते हैं जी। तो इस तरह के एक्सरसाइज जो सिंपल ही एक्सरसाइज हो जाए। एक्चुअली किसी को जैसे बुजुर्ग होते हैं उनको आर्थराइटिस की प्रोग्राम होते हैं, उनको वात की वृद्धि ज्यादा रहती है जी, तो इसलिए उनको एक्सरसाइज भी अपने डॉक्टर के सलाह पे करे तो ज्यादा अच्छा है। जी, डॉक्टर उपेंद्र, फिर अब बात करते हैं गर्भवती महिलाओं की। वो इस कोरोना काल में किस तरीके से अपना बचाव कर सकती हैं ताकि वो इम्यूनिटी पावर को भी स्ट्रॉन्ग कर सके, क्योंकि काढ़ा जो होता है आयुर्वेद का काफी गर्म होता है और ऐसे में जब गर्भावस्था होती है गर्म पदार्थ लेने के लिए मना किया जाता है, तो ऐसे में किस तरीके से बैलेंस हो पाए? आयुर्वेद में गर्भावस्था के लिए 9 मास चिकित्सा कही गई है जी। 9 मास चिकित्सा इसलिए कही गई है, पहले मंथ में क्या चिकित्सा होनी चाहिए, दूसरे मंथ में क्या चिकित्सा होनी चाहिए, तीसरे मंथ में क्या चिकित्सा होनी चाहिए। उसके आधार पर अगर आप चिकित्सा लोग आयुर्वेद के आधार पर, मैं दूसरी कैसी पे नहीं जाऊंगा, आयुर्वेद के आधार पर चिकित्सा कही गई है। अगर आप उसके आधार पर रहोगे तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ेगा और आप बीमारी से बाकी चीज से बचे रहोगे। जी, इसके साथ ही डॉक्टर उपेंद्र कुछ जैसे तुलसी हो गई या फिर पुदीने के पत्ते हो गए, इनके सेवन करने के बारे में भी जानकारी दी जा रही है, तो हम आप ही से जानना चाहेंगे कि कितना सही है और कितनी मात्रा में इनका जो है सेवन करना चाहिए? तुलसी के जो पत्ते होते हैं वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग यूज होते हैं जी। जैसे मतलब कि आपका बॉडी वेट अगर 60 किलो के आसपास बॉडी वेट है, आप उसमें 5 से लेकर 8 पत्ते तक आप यूज कर सकते हो। अगर आपका बॉडी वेट 70 से 80 के बीच में होगा, उसमें आपसे 10 से 12 के बीच में आप यूज कर सकते हो। उसी तरह बॉडी वेट के आधार पर होगा, अगर प्रेग्नेंट ले लिया तो उसको 1 से 2 पत्ते का यूज करना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। जी, और रोज इसका सेवन किया जा सकता है डॉक्टर उपेंद्र, और ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कितना कारगर होता है? इसको डेली आप यूज कर सकते हो, ये एंटीसेप्टिक का भी काम करते हैं, एंटीबायोटिक का भी काम करते हैं, ये बहुत जगह आपकी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम को भी बढ़ाता है।
जी ये शरीर से दोषों को भी बाहर निकालता है। जी डॉक्टर उपेंद्र, और भी कोई औषधि है तो हम चाहेंगे कि आप उसके बारे में भी थोड़ा विस्तार से बताएं कि और कौन सी औषधियां हैं जिनका सेवन किया जा सकता है इस संकट की घड़ी में। देखो, इस संकट की घड़ी में अगर कोई आदमी बीमार है, उसको तो अपने डॉक्टर की सलाह के आधार पर चिकित्सा लेनी चाहिए, मतलब क्योंकि इसमें सबकी चिकित्सा अलग अलग होती है। इसमें नहीं है जैसे फीवर उतारने के लिए मैं आपको कुछ मेडिसिन बताता हूँ। जी जैसे मासुदर्शन घनवटी है, किसी को तो मासुदर्शन घनवटी को फीवर उतारेगी, किसी का आपका जबर कीर्ति रस उतारेगी, किसी को जय मंगल रस भी देना पड़ेगा। तो वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। एक्चुअली इसमें क्या होता है, इसमें हमें सबसे बड़ी चीज है आयुर्वेद में, हमें दोषों को देखना पड़ता है। हमारे शरीर के अंदर 3 दोष होते हैं जिसको हम वात पित्त कफ बोलते हैं। वात के लिए वातसामक दवाई देनी पड़ेगी, पित्त के लिए पित्तामक दवाई देनी पड़ेगी, कफ के लिए कफसामक दवाई देनी पड़ेगी। अगर आप उनको सही तरीके से लेकर चलोगे तो आपका फीवर एलोपैथिक से भी जल्दी ठीक होगा। डॉक्टर उपेंद्र, फीवर के साथ साथ बॉडी पेन की भी समस्या लोगों को देखी गई है और इसके साथ साथ डायरिया भी जो है ये भी एक संक्रमण का जो है एक सिम्टम माना गया है इस बार। तो इससे कैसे बचा जाए या इससे कैसे रिकवर किया जा सके? सबसे पहले तो हमें हाइजीन का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा जी। बिना हाइजीन के आप इन जो से नहीं बच सकते। हाइजीन का तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपके खाने पीने का रूटीन को ठीक करना पड़ेगा। अगर आपका खाना पीना ठीक है तो आप लगभग काफी चीज से बचे हुए हो जी। इसके साथ डॉक्टर उपेंद्र, फलों की अगर बात की जाए तो कौन से ऐसे फल या सब्जियां हैं जिनका सेवन ज्यादा करने से मदद मिल सकेगी? देखो, इसमें एक आयुर्वेद का एक सिद्धांत है। आप जो भी क्लाइमेट, जो भी मौसम आपका चल रहा है, उस मौसम के आधार पर जो भी आपकी सब्जी है, जो भी आपकी फल है, उसका सेवन करना चाहिए। वो हमारे शरीर के लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उसके अंदर एक तो रखे हुए फल नहीं होगा, उसके अंदर दोष नहीं होगा, एक तो फ्रेश फल मिलेगा आपको। आपके शरीर के लिए जो फ्रेश फल होता है वही आपको जो मौसम का फल होगा उसको यूज करना चाहिए। मतलब क्योंकि नेचर ने हमारे लिए, उसको प्रकृति ने हमारे लिए इसको बनाया है जी। डॉक्टर उपेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दे पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए और इतनी अहम जानकारी हमें देने के लिए। तो कोरोना काल में आयुर्वेदा का सही तरीके से इस्तेमाल करने से आप इस संक्रमण से बच सकते हैं, रिकवर हो सकते हैं, रिकवरी रेट पर बढ़ा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर की सलाह के साथ ही कोई काम करें और डॉक्टर की सलाह के साथ ही कोई भी दवाई, चाहे वो आयुर्वेदिक हो या एलोपैथिक हो या फिर होम्योपैथिक हो, उसका सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। इसके साथ ही हम एक बार फिर से आएंगे। रखने ख्याल आपका। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत।